प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाति और भारतीय राजनीति के जो अंतर संबंध है उनके संबंध में सीपी भामरे जी, एंड्रे बिटाले और सुब्रता बानू मेहता के विचार सुने थे। साथ ही हमने प्रोफेसर रजनी कोठारी के संबंध में जो विचार थे उसके बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम एक और विद्वान दंपति है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जिनका नाम है, और साथ ही एक और विद्वान है जिनका नाम है एंड्रे बिटाले। उनके जाति और भारतीय राजनीति के अंतर संबंधों पर उनके क्या विचार है उस पर चर्चा करते हैं। रुडोल्फ और रुडोल्फ एक दंपति थे, पति पत्नी थे, जो अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में दोनों कार्यरत थे और उन्होंने भारत में जाति प्रथा और राजनीति के अंतर संबंधों पे काफ़ी अध्ययन किया था और काफ़ी समय ये इनका भारत में ही बीतता था और विशेषकर ये राजस्थान में काफ़ी इन्होंने अध्ययन किया था और जयपुर में भी काफ़ी समय तक ये रहे थे। अभी इनका निधन हाल ही में 2 वर्ष पूर्व ही हुआ था। जो मिस रुडोल्फ थी उनका। इनका एक प्रसिद्ध जो इस संबंध में अवधारणा है वो है परंपरा के आधुनिकीकरण और परंपरा के आधुनिकीकरण और आधुनिक के परंपराकरण का सिद्धांत। क्योंकि हम जानते हैं कि जाति एक भारतीय समाज का एक परंपरागत तत्व है और लोकतंत्र हमारे समाज का एक आधुनिक तत्व है। तो वो कहते हैं कि जाति और राजनीति के अंतरक्रिया के कारण जो हमारे समाज का जो परंपरागत तत्व था अर्थात जाति, उसका आधुनिकीकरण हुआ, अर्थात वो उसका राजनीतिकरण हो गया। जबकि जो हमारे समाज का जो आधुनिक तत्व था यानी लोकतंत्र, उसमें जो हमारे समाज का जो परंपरागत तत्व है यानी जाति, उसके प्रभाव के कारण उसका परंपराकरण हो गया। अर्थात जाति व्यवस्था जो एक पारंपरिक तत्व है उसने एक आधुनिक तत्व लोकतंत्र को प्रभावित किया और लोकतंत्र जो एक आधुनिक तत्व है उसने हमारे समाज का जो एक परंपरागत तत्व था जाति, उसको भी प्रभावित किया। इन्होंने जो जातिगत जो दबाव समूह या संगठन है, कास्ट एसोसिएशंस, उनका अध्ययन किया था और वे सामान्यतः जाति के राजनीति को प्रभावित करने की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटते हैं। सबसे पहले वे लंबवत लामबंदी या वर्टिकल मोबिलाइजेशन का चरण मानते हैं, जिसमें प्रारंभ में जो पिछड़ी हुई जातियां होती हैं वे ऊंची जातियों के नेतृत्व में ही आगे बढ़ती है और इस प्रक्रिया में कुछ रियायतों के द्वारा स्वयं का विकास करती है और अपने आप में जागरूकता में वृद्धि करती है। दूसरा चरण है जिसको वे क्षैतिज लामबंदी या हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन का चरण नाम देते हैं, जिसके अंतर्गत जो पिछड़ी हुई जातियां हैं तो स्वयं के अपने ही जो जातिगत समूह है उनका निर्माण करती हैं और स्वयं अपने और उनका नेतृत्व भी स्वयं करती है। इससे पूर्व का जो चरण था लंबवत लामबंदी का चरण, उसमें वे जो उस समय तथाकथित जो उच्च जातियां होती थी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ती हैं और इस चरण में अपने स्वयं के जो जातिगत संगठन है उनका नेतृत्व स्वयं संभाल लेती हैं। तीसरा जो चरण है वह उसको विभेदित लामबंदी का चरण कहते हैं या डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन का चरण, जिसमें जातियां और उपजातियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। जो इस कड़ी में जो दूसरे विद्वान है वो है एंड्रे बिटाले। वे जाति की जो एकीकरण की भूमिका है उसकी व्याख्या करते हैं
किस प्रकार जाति लोगों को जोड़ती है। हम जानते हैं कि जैसे जाति एक बना बनाया संगठन हमें प्रदान करती है और ये लोगों में एक नेटवर्क का भी निर्माण करती है, अनौपचारिक नेटवर्क का निर्माण करती है। वो बताते हैं कि जाति के आधार पर लोग निष्ठा की अपील करते हैं। जैसे चुनाव में जो राजनेता होते हैं वो सामान्यतः अपनी स्वयं की जाति के जो मतदाता हैं उनसे अपील करते हैं कि वो उन्हें ही मत प्रदान करें। और जो मतदान के लिए सामान्यतः अपील करते समय जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का संजाल है, यानी सामान्यतः जिसने हम रिश्तेदार मित्र वगैरह कह सकते हैं, उनके माध्यम उनको एक तरह से सक्रिय किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे स्थानीय स्तर पर सरपंच चुनाव में हम देखते हैं कि जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने ससुराल वालों से, अपने ननिहाल वालों से, अपने चाचा ताऊ और अपने जो सगे संबंधी, जो अपने जो स्थानीय भाषा में हम कह सकते हैं ब्याई गिनाई जो भी होते हैं सगे, उनके माध्यम से वोट जुटाने का प्रयास करते हैं, समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही जातिगत जो संगठनों का निर्माण किया जाता है जिससे जो उनके प्रत्येक जाति के जो हित हैं उनको वो स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें, उनको प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। जैसे राजस्थान में अनेक जैसे जातिगत संगठन है, जैसे देव सेना है, करणी सेना है, इस प्रकार के जाट महासभा है, इस प्रकार के अनेक जातिगत संगठन हैं जो स्वयं की जाति के जो हित हैं उनकी रक्षा के लिए प्रयास करते हैं।